हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीबीएसई की हिंदी की लेसन नंबर 12 रानी। ये लिखी है महादेवी वर्मा ने। यहाँ पे लेसन के अंदर जो घोड़ा होता है उसको स्टार्टिंग में तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, धीरे धीरे उनके साथ इतना बॉन्ड बन जाता है कि एक बहुत ही मजाकिया थिंग भी हो जाता है कि जब सोने के कंगन जो होते हैं वो मम्मी उसे देती है तो वो जो बच्चा होता है वो घोड़े के कान में जाके लेके आता है और इतना फीलिंग हो जाता है कि जब उसका बेबी आता है तो उन्हें थोड़े दिन तक तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं बच्चे उन्हें। किस हिसाब से फिर वो उन्हें एक मजाकिया तौर से बच्चा निकालने की बात करते हैं पेट से निकाल कर। देखते हैं लेसन रानी के अंदर। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और सवारों का आधिक्य था। रियासत मीन्स अंग्रेज़ों का टाइम चल रहा था तो इसीलिए उस टाइम में घोड़े सवारों का बहुत ज़्यादा ऐसे महत्व दिया जाता था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टू या सफ़ेद गधों पर घूमते देखते थे। यहाँ पैसा बोल रहा है कि जो वो टाइम में अंग्रेज़ के जो बच्चे थे वो छोटे टट्टू मतलब जो सफ़ेद गधे होते हैं उसके ऊपर बैठ के ऐसे जाते हुए हम लोगों ने देखा था। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधी को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। यहाँ पे रामा जो नरेटर्स है और इस स्टोरी के जो बच्चे हैं उनके घर पे काम करने वाला नौकर है। नौकर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो उन्हें बहुत मारता था, मजाक करता था, उनके साथ बातें करता था। रामा की कहानी में जो राजा था वो जब भी अपराध देता था तो लोगों को गधे पे पूरे शहर में घुमाने का दंड देता था। गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। सो जब गधे पर बैठकर इधर उधर घूमते थे तो उन्हें ये बोलना बहुत ही विश्वास ही नहीं होता था कि इनको दंड मिला है ऐसे गधे पे जिस हिसाब से वो सवार होते थे, क्योंकि यह वाहन नहीं था। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। रामा जो था वो हमारी इतनी सारी जो इच्छा थे, क्वेश्चन थे, उनका जवाब सारा रामा के पास था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है क्योंकि यह वाहन नहीं था। जब जवाब देते हुए रामा ने कहा कि इन्हें गधे पर बैठने का दंड इसलिए दिया गया था क्योंकि विलायत में जो होते हैं मतलब फॉरेन के अंदर गधे नहीं होते हैं, इसीलिए इनको भारत भेजा गया है ये गधे पे सवारी करने के लिए क्योंकि ये दंड माना जाता है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा ना रहना अन्याय की बात है। तीनों बच्चों ने बाबूजी मतलब उनके पिताजी को एक याद करवाई चीज़ें। मेमोरेंडम मीन्स कि हमारे पास छोटा बच्चा भी नहीं है इधर उधर सवारी करने के लिए। यही यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। और उन्होंने अपना प्रस्तावना रखते हुए कहा कि बाकी सारे बच्चों को जिस हिसाब से घोड़े पर बैठने का हक है वैसे हमें भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। बाबूजी थोड़े हंस से पड़ते हैं। वो पूछते हैं कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? वो पूछते हैं कि जो सफ़ेद टट्टू आता है, गधा होता है छोटा सा बच्चा उसके ऊपर बैठोगे? तुम कहो कि 7 ठेल मठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा से उत्तर दिया। बाबूजी ने हम तीनों से पूछे तुम बैठोगे? और मैंने उन्हें जवाब दिया सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है ना जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। और मैंने यहाँ पे बोला जो सफ़ेद टट्टू होता है गधे का छोटा सा बच्चा उसके ऊपर बैठा के तो सजा दी जाती है। मैंने ऐसा बोल दिया। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजह स्रोत का रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। यहाँ पे रामा के ऐसा पूछने पर पिताजी ने उन्हें डांटा कि नहीं डांटा ये तो हमारी जो राइटर है उन्हें पता नहीं है, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनके घर के आंगन में बरामदे में चॉकलेट रंग का एक छोटा सा टट्टू बरामदे में बंधा हुआ बच्चों ने देखा। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख करने के लिए छुट्टन नाम का साइज रखा गया। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो बरामदा है वो बैठने का जो आगे का जगह घर जो होता है उसके आगे थोड़े से स्पेस खाली होती है, उसे बरामदा कहते हैं। वहाँ पे घोड़े बांधने की कोई जगह उन्होंने बनाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने टट्टू को आने जाने के लिए एक दीवार में एक दरवाज़ा से ऐसा बना दिया ताकि टट्टू अंदर बाहर आ पाए। उसकी मालिश खाने पीने की देखभाल करने के लिए उन्होंने छुट्टन नाम का एक साइज मतलब उसका केयरटेकर रख लिया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हम सब बच्चों को टट्टू बहुत ही थोड़े थोड़े करके वो प्रभावित करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, इम्प्रेस करने लगा। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ
ना कोई विशिष्ट नौकर रखा गया। वो बोले कि हमारे जीवन में तो टट्टू आया और टट्टू के लिए दीवार बनवाई गई, लेकिन हमारे कमरों में, हमारे मकान में कोई बदलाव नहीं आया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सकी, जिससे हम रोज निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो गए। यहाँ पे जो तीसरा बच्चा है वो बोल रहा है कि रामा को नौकर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमें डांटता था, हमें फटकारता था, हमारे कान खींचता था। हमारी खिड़की को तो दरवाजे में इन लोगों ने नहीं बताया, ताकि हम लोग निक्की और रोजी यहाँ पे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके दोस्त के नाम है। सो यहाँ पे वो बोले कि उनके साथ खेलने के लिए हम लोग मुक्त हो जाए, इसके लिए मेरे लिए तो मेरी खिड़की को दरवाजे में नहीं बदला है। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। बाबूजी ने कहा कि तुम्हारी सवारी के लिए मैं लाया हूँ, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में उससे खुश नहीं थे, मानो उसके ऊपर चढ़ते तो ले, लेकिन इतने खुश नहीं। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। पर धीरे धीरे करता मानो टट्टू ने हमसे दोस्ती सी कर ली। रामा ने उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। हम लोगों ने रामा से पूछा तो रामा ने बोला उसका नाम ताज रानी है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते हुए हम उसके प्रति बड़े सदैव हो रहे थे। यहाँ पे ताजमहल के बोल रहे कि हम लोगों ने ताजमहल का पिक्चर तो देखा है और रामा ने किल्लू ने अपनी कहानियों में रानी के सुख दुख की स्टोरीज भी बहुत सुनी है। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई थी। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगी। वो सोचने लगे ताजमहल की कहानी में कैसे रानी इतने बड़े महल में आती थी, फिर भी उसे घर से निकाल दिया गया था, और वैसे करके वो सोचने लगे हैं और उनकी जो ईर्ष्या थी, उनका गुस्सा था, उनका जो अप्रसन्नता वाला थिंग्स था वो हट गया और उन्होंने रानी की देखभाल करनी है, रानी को किस हिसाब से आराम पहुंचाया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगे बच्चे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों से बस जैसी है। वो बोले कि वो इतनी खूबसूरत दिखती थी कि उन जो बच्चे थे उनकी आंखों से उसकी तस्वीर ही उलझन नहीं होती थी, मानो ऐसा लगता हो कि वो हमें वश में कर रही हो। उसका जो हल्का चॉकलेटी रंग था, उसकी जो फिसल जाती थी ऐसे दृष्टि, मतलब जब आप देखते थे ना तो आपकी आंखें फिसल जाए, उसका इतना अच्छा कलर, उसके खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, वो ऐसा बोल रहे कान के बीच के ऊपर, सिर के ऊपर जो उसका गुच्छा है बालों का, वो बड़ी काली स्वच्छी आंखें, पारदर्शी जैसी आंखें, आंखों की तारीफ की है कि ट्रांसपेरेंट चमकती ऐसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर घन लेती रहती है। नथुले मीन्स नोज की नोस्ट्रिल्स। सो लाल जो उसकी नोस्ट्रिल थी उससे वो सारी जगह की गंध लेती रहती थी, स्मेल करती रहती थी। उजले दांत, वाइट कलर के दांत, लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहते पर भी शत विक्षत नहीं होता था। वो बोले कि उसके जो दांत थे वो एकदम वाइट कलर के थे, उनकी जीभ एकदम लाल कलर की थी। पूरे दौर में वो चबाता रहता था, ऐसा लोहा चबाते रहते। वैसे उसकी झलक जब देखते थे ना तो कुछ और ही बात बनती थी, बस ऐसे खो से जाते थे उसे देखने में। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, उसकी हाइट से उसकी जो पीठ है वो ज़्यादा लंबी है ऊंचाई की कंपैरिजन में। सुडोल मजबूत पैर, सघन पूंछ जो मक्खियों को उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उड़ती गिरती रहती थी। और यहाँ पे बोलते हैं उनके शरीर की तारीफ की हुई है रानी के कि एकदम सुडोल मजबूत है, उसकी पूंछ भी बहुत ही एकदम कड़क है, वो मक्खियाँ उड़ाती है तो ऐसे हिलाती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत की स्मृति पर वे रेखाओं जैसी उभर सी आती है, जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि उसकी जो स्मृति थी जब वो सामने थी तब तो याद नहीं आती, लेकिन अब जब इतने सालों के बाद जब याद कर रहे हैं उसकी स्मृति तब याद आती है कि वो कितनी खूबसूरत थी। मानो ऐसा लग रहा हो कि स्याही से, मतलब जो हम लोग लिखते हैं फाउंटेन पेन के अंदर, मतलब वो अग्नि के ताप में से, मतलब अग्नि में से स्वयं प्रकट होकर उसकी यादें सामने आ गई हो और माइंड में इंक की तरह लिख दिया हो। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों ना हो।
ऐसा सोचते थे हम लोग बच्चे कि काश वो थोड़ी छोटी होती तो हम लोग उसको कमरे में लेके जाते खेलते, मतलब होती तो हम रोज़ी और निक्की के समान उससे भी अपने कमरे में रख लेते। बोले रोज़ी और निक्की को कैसे हम लोग रूम में बुलाते हैं वैसे करके उससे भी रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना असंभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। रानी को रूम में तो नहीं लेके जा सकते, तो जहाँ पे वो बंदी थी वही हमारा कार्य कर लेते थे, हम लोग कार्यालय बना देते थे, वही खेलते थे। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। बरामदा जो था वह घोड़े बनने की कोई जगह नहीं थी, ना ही टट्टू बांधने के लिए कोई जगह थी। एक खुली अलमारी थी, मतलब एक कबाड़ था और जिसके अंदर सब चीज़ें रख सकते थे, और आते टाक थे, कोई भी उसे यूज़ कर सकता था। उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। बस उसे देख देख कर फिर हम लोग सब हमारे लिए बस वही खिलौना हो गई, हम उससे न्यौछावर हो गए, हम उसके प्यार में पड़ गए, मतलब कि हमें सब वही देखने लगी। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिन में हमने उसे ऐसी मित्रता कर ली थी कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटक कर और हिनहिनाने लगती। हम सब बच्चों ने उसे इतना झूले थे उसकी गर्दन के साथ, फूल इतने हम लोगों ने उसके बाल में लगाए थे, इतने बिस्कुट्स मिठाई खिलवाई थी कि अब अगर वो एक दिन भी हमें ना देखे तो बहुत ही व्याकुल हो जाती थी कि हम लोग कहाँ है, और पैर ठोकने लगती ज़मीन पर। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। वो दिन आ गया जिसके लिए वो आई थी, घुड़सवारी का। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेर वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। यहाँ पे ऐसा बोल रहे कि मेरे और बहन के लिए एक इजी सी जीन मीन्स जहाँ पे टट्टू या फिर घोड़े पे जो आसन बिछाई जाती है वो बोले मेरे और मेरी बहन के लिए एकदम आसान सी सामान्य सी जीन बनवाई गई, छोटी सी, और भाई के लिए चमड़े की, ताकि वो नीचे गिर ना जाए। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते। बोले चबूतरे के पास जाते जहाँ पे सारे चबूतर जो होते हैं, कबूतर या फिर सारी जो बर्ड्स होती है वो आके अपना दाना खाती है, वहाँ पे हम लोग जाते और फिर रानी के ऊपर बैठते और छुट्टन साथ दौड़ाता हुआ हमें घुमाता, और छुट्टन जो उसका केयरटेकर है वो हमें हर जगह घुमाता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। सुबह सुबह भाई बहन बैठते और शाम को जब मैं घर आता स्कूल से तो मेरी बारी होती थी। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी? ऐसे तो थोड़ा इसका बैठना थोड़ा मेरा बैठना, हमें कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता था। असल में रानी की गर्दन में झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। बस रानी की गर्दन में झूल कर और उसके ऊपर टेबल के थ्रू उसके ऊपर चढ़ के भी हमें वो आनंद नहीं महसूस होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। हम लोग 3 भाई बहन जब दोपहर के टाइम छुट्टी के टाइम पर सब सो गए तो हम लोगों ने उसको अस्तबल से निकाला और चबूतरे के पास हम लोग चढ़े, उसकी नंगी पीठ पर, मतलब कोई जो जीन थी वो नहीं लगाई थी, बैठ गए और फिर हमारी शिक्षा जो थी हम लोगों ने पूरी की। इसका मतलब ये हो गया कि वो खुद चलाने नहीं देता था, उसका जो केयरटेकर था, तो वो लोग खुद ही अपना सवारी खुद पूरी कर ली उन्होंने, और इस हिसाब से उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। यह स्वाभाविक था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। यहाँ पे ऐसा बोला हमें लगता कि हम लोगों ने जिस हिसाब से किया वहाँ से ताज रानी बहुत ही हमसे नाखुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जो बालक होते हैं वो जब सोचते हैं तो अलग अलग स्तर पे जाके अलग अलग चीज़ें करने में मानते थे, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते थे। तो सब होते हैं उनके लिए, पशु पक्षी सब एक फैमिली जैसे लगते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की जो था वो रानी की जो पूंछ थी उससे ऐसे झूले खाता था। रोज़ी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी, उसकी गर्दन के सहारे उसके ऊपर चढ़ती और फिर नीचे कूदती थी। हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर आसन पर सिंहासन पर आसीन हो। हम लोग इतने गर्व से उसके ऊपर बैठते मानो कोई मयूर आसन पर बैठ रहे हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। रानी जानती थी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी कमी क्या है, हमें प्रॉब्लम क्या है। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह
दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ में पतली सटी उसके पैरों पे मार दी। यहाँ पे ऐसा बोल रहे कि अगर उसकी नंगी पैर पे बैठ जाओ तो जो उसके ऊपर बैठा है ना वो उसे खुश करके ही छोड़ती थी। एक बार की बात बता रहे कि जब मैं उसके ऊपर घोड़े पर बैठा था तो मेरे भाई ने जोर से उसके ऊपर चाबुक मारी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु उसे न जाने इसका स्वाभाविक आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग में भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प लिए हो। ऐसा हो गया एक दिन कि उसने चाबुक मारी तो मानो उसे पता नहीं क्या याद आ गया। इतनी भागी, सड़क गई, पेड़ गए, नदी नाले सब हम लोग गए और पता नहीं जड़ मैं धड़ाम से नीचे गिरा। तब जाके उसे कुछ ऐसे प्रेजेंट में आ गई हो कि वर्तमान में आ गई हो कि अच्छा ठीक है, फिर नॉर्मल हो गई। कुछ देर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोलों पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चय था। जिस हिसाब से वो भाग रही थी उस हिसाब से वो उड़न खटोला बोल रहे उसकी सवारी को मैंने थोड़ा अपने आप को संभाला और फिर मैं कैसे रोक सकता था, और वो गिर जाते हैं। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चित खड़ी रह गई और ऐसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। और मानो रानी को एकदम ज्ञात हो गया, वर्तमान में आ गई, मानो कुछ ऐसे याद आ गया हो उसे जो खराब हुआ हो उसके साथ, और उसे इस हिसाब से वो नॉर्मल हो गई और मुझसे माफ़ी मांग रही हो ऐसी लग रही थी। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। वो बोले कि सब जो साथी थे वो उसके मेरे पीछे भागे और मैं गिर जाने की वजह से कितने दिन तक तो मैं बेड पे पड़ा रहा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। जब मैं स्वस्थ होकर रानी के पास गया तो वो उस हिसाब से आवाज़ करने लगी मानो हिनहिना रही हो, और जो मेरे आंसू है और मुझे उसे देखकर आंसू आने लगे कि वो किस हिसाब से एक्साइटेड है मुझे देखने के लिए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। नानी ने एक दिन जो छोटा भाई होता है उनके लिए सोने के कड़े भेज रहे होते हैं। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। जब भी हम लोग नए कपड़े पहनते थे तो हम लोग हमारी रानी को दिखाते ही थे। सुंदर छोटे छोटे शीर मोह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के कड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। छोटा भाई पता नहीं किस हिसाब से कौन से मूड में होगा, रानी को दिखाने गया कड़े और निकाल कर उसके कानों में लगाकर आ गया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए, हम लोग भूल गए वो कड़ों के बारे में। संध्या समय भाई के हाथ में कड़े न देखने पर माँ ने पूछताछ की, तब खोज आरंभ हुई पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। शाम को जब याद आया मम्मी को तो मम्मी ने देखा तो मम्मी ने पूछा उससे और हम लोग सब ढूंढने के लिए निकल पड़े। रानी अपने कान को खुदरों से खोदती और हिनहिनाती रही और रानी मानो पता नहीं वहां पे क्यों आवाज कर रही थी। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर जाता है और फिर वो मिट्टी को हटाने का कुछ ऐसे इशारा करती है और बाबूजी वो मिट्टी को हटा रहे होते हैं। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड को किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। गड्ढा खोदा तो कड़े उधर से मिले। दंड तो किसी को नहीं मिला उस दिन, पर रानी उस दिन लोगों की नज़र में, परिवार वालों की नज़र में छा गई कि बहुत अच्छा काम किया। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर एक और उनकी मेमोरी यहाँ पे बताते हुए बोलता है कि एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। एक सुबह की बात है कि हम लोग जब सुबह उठे तो रानी के पास एक छोटा सा बच्चा था। यह कहा था कहकर हमने रामा को इतना ठका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी है, और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। और जब हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछा, परेशान कर दिया हम लोगों ने रामा को पूछकर, तो रामा ने बोला कि ये ना दाना पानी खा रहा था, रानी के पेट में बैठा था। तो वो छोटे भाई ने पूछा कि यार और भी है क्या अंदर बच्चे? तो रामा ने जवाब टालने के लिए बोल दिया हाँ है। अब तो हम विस्मय भी हुए और क्रोधित भी। अब हमें आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुए और गुस्से भी हो गए। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेट रहे
और हम लोगों ने सपने सोचा कि ये जीव कोई काम धाम नहीं करते क्या, रानी के पेट में आके बैठ गए और दाना चाना उसका भी खा गए, उसको खाने भी नहीं दिया। और वैसे करके वो छोटे बच्चे के लिए रानी के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगे कि यार किस हिसाब से ये किसने हक दिया कि उसके पेट में बच्चा आ गया। वैसे करके अभी एनिमल है तो बच्चा तो पैदा करेगी ना। भाई ने कहा रानी का पेट चीर कर हम कम से कम एक और बच्चा और घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे भाई बहन के और रानी मेरी सेवा में रहेगी। दोनों को एकदम मस्ती सूझी तो बोले कि उसका पेट काट लेते, उसमें से बच्चा निकाल देते, एक मैं तुम्हें दे दूंगा, एक मैं अपने लिए रहने दूंगा, रानी मेरे पे, मैं रानी के साथ बैठूंगा, एक तो बहन को दे देंगे, तो 3 हो गए घोड़े। रानी बड़े बच्चे के लिए, बहन के लिए घोड़ी, और तीसरी जो निकालेंगे वो उसके छोटे भाई के लिए। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, तो जो हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है ये प्रस्ताव। एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आए, सब्जी काटते हैं वो चाकू लेके आए। तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया, तब मैंने जवाब दिया, एक और भी समस्या है कि ध्यान गया, आखिर हम रानी का पेट कैसे सिएंगे? चलो काट तो लिया, लेकिन पेट के अंदर हम लोग सिएंगे कैसे? माँ की महीन की सुई से तो सीना संभव नहीं है, कि जो कपड़े सिलते हैं ना उस सुई से तो पॉसिबल नहीं होगा। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा ने कोठरी में रखा था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी, और रामा के पास एकदम बड़ा सा सुइया था जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। स्टोर रूम में उसने वहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में रखा था। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा न हमारा प्रस्ताव। थोड़े दिन के बाद जब उसका बच्चा बड़ा होकर यहाँ दौड़ता है तो हम सब मानो सब कुछ भूल गए और बस उसे देखने में खो गए। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।